हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेकर आए हैं, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि बच्चों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए मुख्य रूप से दो स्रोत बताए गए, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। और उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर हमने दाब ताप, इसके अलावा हमने गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे उसके बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने जो भूकंप था उसके माध्यम से किस तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने देखा कि भूकंप के अंदर मुख्य रूप से 3 तरंगें होती है, PLS। और उसके बाद हमने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें हमने भूकंप छाया क्षेत्र बनाया, जिससे हमें पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी तरंग कहां तक प्रवाहित होती है और वहां तक प्रवाहित होने का क्या कारण है। हमने देखा कि P जो तरंग है वो पृथ्वी के तीनों परतों के अंदर गुजर जाती हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में थी, चाहे द्रव्य अवस्था में थी, चाहे गैस अवस्था में। लेकिन जो द्वितीय तरंग थी, जिसे हम S के नाम से भी जानते हैं, वो तरंग केवल ठोस अवस्था में ही गमन कर पाई, बाकी अवस्थाओं के अंदर वो गमन नहीं कर पाई। जैसे उन्होंने द्रव्य अवस्था देखी, अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। और जो अंतिम तरंग थी, जो P तरंग कहलाती है, जिसे धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और जो P तरंग थी वो पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी उसके ऊपर ही उन्होंने गमन किया। इस माध्यम से हमने भूकंप के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करें। फिर हमने भूकंप के कारण पढ़े और उससे भूकंप के प्रकार भी पढ़े और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम बच्चों इस टॉपिक के माध्यम से हम बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बांटी गई है और उन भागों को बांटने वाले विचारक कौन थे, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यह बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परत किस तरह बटी हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बांटने वाले जो व्यक्ति थे, आंतरिक संरचना के बारे में बांटने वाले जो व्यक्ति थे वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और ऑस्ट्रिया के जो निवासी कौन थे? स्वेस। कौन थे? स्वेस नामक भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटने की कोशिश की। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा बच्चों? 3। और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग जो 3 भाग है और इन सब का घनत्व अलग है और उसका घनत्व अलग होने के कारण उसमें पृथ्वी भी अलग अलग पाई गई। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हुए उन्होंने एक संरचना बनाई। डायग्राम के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की किस तरह पृथ्वी आंतरिक भाग में 3 भागों में बटी हुई है। उन्होंने इस तरह पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। सबसे ऊपरी जो परत थी उसे उन्होंने क्या कहा? भूपर पट्टी। क्या कहा गया बच्चों? भूपर पट्टी। उसके जस्ट नीचे वाली जो परत थी उसको उन्होंने क्या कहा? मेटल। और उससे नेक्स्ट नीचे वाली थी उसको क्या कहा? क्रोड। क्या कहा? क्रोड का। तो आपको बच्चों ये मालूम हो गया है कि पृथ्वी के 3 परतें किस तरह बटी हुई है, भूपर पट्टी, मेटल और क्रोड। और उन्होंने भूपर पट्टी, मेटल और क्रोड के लिए निश्चित खनिज भी बताया कि कौन से खनिज कहाँ किसने पाए जाते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि पृथ्वी के भूपर पट्टी का घनत्व कितना है, मेटल का घनत्व कितना है और क्रोड का घनत्व कितना है और ये कितने किलोमीटर तक ये इसकी मोटाई भी है। हमने देखा कि भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर बताई गई, लगभग। और फिर अपन के जो मेटल की जो मोटाई है वो कितनी बताई? 2900 किलोमीटर। और फिर जो हमारे क्रोड की अंतिम मोटाई है 6371 किलोमीटर लगभग बताइए। 6371 किलोमीटर करीबन बताइए। इस तरह हमने देखा कि
0 से 33 तक तो क्या बनी, भूप्रपट्टी, और 33 से 29 किलोमीटर तक क्या बनी, मेटल, और 29 से 6371 किलोमीटर तक क्या बनी, क्रोड भाग। और फिर इसके अंदर कौन से खनिज है और उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो बच्चों अपन इस टॉपिक के बारे में हम एक एक बिंदु के माध्यम से इस टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भूप्रपट्टी, जो धरातल की सबसे ऊपरी परत है, जो विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये देखिए, ये ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। ठोस पृथ्वी का सबसे क्या है, भारी भाग, मतलब ऊपर वाला भाग है। ये भंगुर भाग है। भंगुर का मतलब होती है ऐसी चीजें जो आसानी से टूट सकती है या अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं, वो हो गई भंगुर, जिससे जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और भंगुर होने के कारण वो चट्टानें क्या होती है बच्चों, जल्दी ही टूट जाती है। तो आपको मालूम हुआ कि सबसे ऊपरी परत है जो भंगुर रूप में पाई जाती है, जिससे वो जल्दी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये हुआ उसका पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं भूप्रपट्टी का। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। भूप्रपट्टी की यदि मोटाई देखते हैं, महाद्वीपों पर अधिक है और महासागरों के नीचे कम है। तो इसके कारण ना महाद्वीप और महासागरों पर दोनों की मोटाई क्या हो गई, अलग अलग हो गई। आपको पता ही है 7 महाद्वीप है हमारे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ आपने महासागर है। हमारे महासागर प्रमुख 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, सॉरी आर्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मालूम ही है कि सबसे बड़ा एशिया हुआ, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हुआ, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हुआ, सबसे छोटा आर्कटिक हुआ। तो इन सभी महासागरों के अंदर भी देखा जाए तो इसकी मोटाई समान नहीं है। उसके अंदर क्या मिलता है बच्चों, परिवर्तन मिलता है। अगले बिंदु की बात करें, महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। भूप्रपट्टी की है 5 किलोमीटर। और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। तो याद होना कि बच्चों महाद्वीप और महासागर दोनों के नीचे इसकी मोटाई देखते हैं तो अलग अलग पाई गई है। महासागरों के नीचे तो 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगला बिंदु देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी मोटाई कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। तो अपन के देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर, महाद्वीपीय क्षेत्रों पर और महासागरों पर इन सब की मोटाई भूप्रपट्टी की क्या है, अलग है। यदि महासागर के पूछते हैं तो 5 किलोमीटर, महाद्वीप की पूछते हैं तो 30 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्र की पूछते तो 70 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी गई। अब बच्चों यदि अगले पॉइंट की बात करें तो भूप्रपट्टी भारी चट्टानों से बना हुआ है। भूप्रपट्टी के ऊपर जो चट्टान है वो भारी है, जैसे आग्नेय, औषधि, कायंद्र, ये सभी जो चट्टानें वजन में क्या है, भारी है। और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेमी है। और इसका भूप्रपट्टी का जो घनत्व कितना बच्चों, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन को याद रखना है बच्चों, काफी बार सवाल आ जाता है पृथ्वी की आंतरिक भाग का घनत्व ज्ञात करने की इकाई क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो इसके बच्चे नॉर्मल से इकाई है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्या है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है वो पृथ्वी की आंतरिक भाग के परतों का घनत्व ज्ञात करने की। और यदि पूछ ले भूप्रपट्टी की मोटाई का घनत्व कितना है तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यदि बच्चों अगले पॉइंट की बात करें, महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। बेसाल्ट निर्मित मतलब महासागरों के नीचे तो ये भूप्रपट्टी के अंदर बेसाल्ट सेलें पाई जाती है, लेकिन महाद्वीपों के ऊपर ग्रेनाइट परतें पाई जाती है। तो याद रखना बच्चों, महासागरों के नीचे कौन सी सेल पाई जाती है, बेसाल्ट सेल पाई जाती है, जो आग्नेय सेल का ही भाग है। किसका है, आग्नेय सेल का ही भाग है। लेकिन ये अम्लीय जगह सारे सेल है। ये क्या है, सारे सेल और सारे सेल। और यदि अपन देखते हैं ग्रेनाइट की बात करते हैं बच्चों, तो ग्रेनाइट है बच्चों वो अम्लीय सेल है। कैसी है बच्चों, अम्लीय सेल। तो आपको मालूम होना चाहिए बेसाल्ट सारी सेल है और ग्रेनाइट अम्लीय सेल है। और इनकी जो अम्लता और सारता को निदान करने के लिए पदार्थ होता है वो होता है सिलिका। जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी वो अम्लीय सेल हो जाएगी, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी वो सेल कैसी होगी बच्चों, सारी सेल।
तो आपको मालूम ही है अम्ल और सारे सेलों का वर्गीकरण या बांटने का एक ही तरीका है सिलिका की मात्रा। आगे देखते हैं, महासागर के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन किलोमीटर। देखो इसमें देखो भूपट्टी के अंदर जो महाद्वीपीय परत है, जो चट्टानी परत है, उसका घनत्व कितना है 3 ग्राम प्रति घन से। लेकिन महासागरों के नीचे देखो, इसके नीचे महासागरों के नीचे इसका घनत्व कितना है 2.7 ग्राम प्रति घन किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, अगले बात करते हैं पॉइंट की। भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है और भूगर्भ के नीचे जो भाग है वो क्या कहलाता है मेटल। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप किलोमीटर की जगह सेंटीमीटर करना, क्योंकि कई सेंटीमीटर है। ठीक है, भूगर्भ में प्रपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। देखो ये है भूप्रपट्टी, इसका नीचे वाला भाग क्या कहलाता है मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है मेटल कहलाता है। यह परत मोह असात्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये जो परत है मोह असात्य से अलग होकर क्या 2900 किलोमीटर की गहराई से पाई जाती है। यदि आपसे पूछे मोह असात्य कौन से परत को कहते हैं, तो याद रखना बच्चों भूप्रपट्टी की निचली परत प्लस मेटल की ऊपरी परत। याद रखना बच्चों भूप्रपट्टी की निचली परत और मेटल की ऊपरी परत को दोनों को मिला दे तो क्या बनता है मोह असातत्य। ठीक है बच्चों, और इसकी गहराई कितनी होती है बच्चों 2900 किलोमीटर। अगले बिंदु की बात करें, मेटल परत का घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक है। और मेटल परत का यदि घनत्व देखते हैं तो कितना है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। देखो भूप्रपट्टी का यदि महासागर के ऊपर देखें तो इसकी मोटाई कितनी है 5 किलोमीटर, यदि महाद्वीप के ऊपर देखें तो 30 किलोमीटर, और पर्वत क्षेत्र ऊपर देखें तो 70 किलोमीटर, और चट्टानों के ऊपर का घनत्व देखते हैं 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और महासागरों के नीचे देखते हैं 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और फिर अपन मेटल में आते हैं तो मेटल का घनत्व कितना 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग परतों पर अलग अलग घनत्व पाया जाता है। अब बच्चों अपन इसका नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं, मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेटल का ऊपरी भाग क्या कहा जाता है बच्चों दुर्बलता मंडल। मैंने आपको डायग्राम से माध्यम से पहले भी बताया था, जैसे अपन मैं छोटा सा डायग्राम फिर से बना देता हूं कट के माध्यम से कि ये पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है और उसके माध्यम से अपन किस तरह ये दुर्बलता मंडल बनता है वो देखिए। देखो ये जो भाग है वो है भूप्रपट्टी का, किसका भाग है भूप्रपट्टी का, और ये जो भाग है वो है मेटल का, और ये जो भाग है क्रोड का। ठीक है बच्चों, तो भूप्रपट्टी और मेटल का ये जो बीच वाला जो परत है ये परत क्या कहलाती है बच्चों दुर्बलता मंडल। ये परत क्या है दुर्बलता मंडल, और इसी परत से दुर्बलता मंडल की परत से ही क्या निकलते हैं मैग्मा बाहर निकलता है, क्योंकि इस परत के अंदर जो पदार्थ होता है वो ठोस अवस्था में ना रहकर पिघले हुए अवस्था में थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले बिंदु की बात करें उससे पहले आगे देखते हैं आगे। एस्टेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। देखो मेटल के एक शब्द है दुर्बलता मंडल, इसके लिए एक शब्द बना हुआ है वो क्या है एस्टेनो। क्या है एस्टेनो, जिसका अर्थ क्या होता है दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है, और यदि दुर्बलता मंडल का विस्तार देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत में तो कितने किलोमीटर तक है 400 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर कितने किलोमीटर है 400 किलोमीटर। तो दुर्बलता मंडल की मोटाई कितनी हुई 400 किलोमीटर। अगले बिंदु की बात करें, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान मैग्मा भी दुर्बलता मंडल से ही निकलता, और ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उस समय बच्चों जो पदार्थ निकलता है जो हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है बच्चों, वो जो मैग्मा है वो किससे निकलता है इसी दुर्बलता मंडल से बाहर निकलता है। तो बच्चों एक शब्द आया हमारा ज्वालामुखी। आपको मालूम होना चाहिए ज्वालामुखी क्या है।
तो सीधा सी परिभाषा है बच्चों इसमें, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान बढ़ जाने के कारण चट्टानें ठोस अवस्था में न रहकर पिघल जाती हैं, और वो पिघला हुआ पदार्थ जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है उसे मैग्मा कहते हैं, और जब ये धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है उसे लावा कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ज्वालामुखी। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी। और मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला गर्म तरल अवस्था का जो पदार्थ है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता तब तक यह क्या कहलाता है? मैग्मा। और जब ये धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है तो उससे क्या कहता है बच्चों? लावा। क्या कहता है? लावा। तो याद रख लेना, ज्वालामुखी, मैग्मा और लावा ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के ही शब्द कोश का शब्द है, याद रखना। और के दुर्बलता मंडल से ही ये मैग्मा का निष्कासन होता है। अगले बिंदु की बात करें, भूपटटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है या स्थल मंडल कहलाता है। तो देखो, ये भूपटटी और ये मेटल, ये सारा भाग मिलकर क्या बनता है? स्थल मंडल। क्या बनाता है? स्थल मंडल। और स्थल मंडल क्या होता है? सबसे ऊपरी ठोस परत का बना हुआ होता है जिस पर जीव जंतु और वनस्पति पाई जाती है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और इसकी जो मोटाई है वो सभी जगह एक समान ना होकर क्या है? अलग अलग होती है। इसलिए इसे 10 से 200 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा बच्चों, कहीं पर स्थल मंडल पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है। तो इसी कारण से इसकी मोटाई पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हमारा अंतिम परत है, उसका नाम है क्रोड। कौन सी है बच्चों? क्रोड। और आपको मालूम ही है पृथ्वी के 3 परत बताई थी स्वेस ने, उनमें से सबसे लास्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? क्रोड। और इस क्रोड को भी अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में पढ़ेंगे। अब 2 भाग कौन से वो भी आपको बाद में बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट बिंदु को, क्रोड परत की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। देखो एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार 6378 किलोमीटर तक क्या है? 2900 से 6378 किलोमीटर तक क्या है? क्रोड परत है। कौन सी परत है बच्चों? क्रोड। अगले बिंदु की बात करें, क्रोड परत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। आगे बात, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2। ये जैसे कि अपन की परत ये मान लो क्रोड का भाग है, ठीक है, इससे 2 भाग बांटे गए। एक भाग ये हो गया और एक ये अपन के कितने 2900 किलोमीटर और 5150 किलोमीटर, फिर 5150 6378 किलोमीटर, इस तरह इसको क्रोड को बांटा गया। अब ये देखिए जो ऊपर वाला है जो बाह्य क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बाह्य क्रोड। और नीचे वाला आंतरिक क्रोड। क्या कहलाता है? आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड होता है वो बच्चों हमेशा किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में होता है बच्चों? तरल अवस्था में। और जब आंतरिक क्रोड होता है बच्चों वो होता है किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो याद रखना कि क्रोड को मुख्य रूप से कितने भाग बांटे गए? 2। पहला कौन सा है? बाह्य क्रोड, और दूसरा कौन सा है? आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की फैलाव या लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर। फिर आंतरिक क्रोड की तो 5150 से लेकर 6378 किलोमीटर। बाह्य क्रोड कैसा होता है? द्रव्य अवस्था। और आंतरिक क्रोड कैसा होता है? बाह्य क्रोड कैसा होता है? द्रव्य अवस्था में। और आंतरिक क्रोड कैसा होता है? ठोस अवस्था के अंदर होता है। अब अगले बिंदु की बात करें, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में। और आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगले बिंदु को देखते हैं, मेटल व क्रोड सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर गहराई तक घनत्व का लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। देखो मेटल और क्रोड की सीमा पर यदि इसका घनत्व देखते हैं तो कितना है? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के केंद्र कितनी 6300 किलोमीटर गहराई में जाते हैं तो ये घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है? 13 किलोमीटर प्रति घन सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 13 किलोमीटर प्रति घन सेंटीमीटर।
तो आपने देखा होगा कि क्रोड का घनत्व अलग है, मेटल का घनत्व अलग है और भूपरपट्टी का घनत्व क्या है, अलग है। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी जगह पर घनत्व एक समान नहीं है। और आपने देखा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना है, 11 ग्राम प्रति घन सेमी। यह है गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, जो किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। और पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो कितना बताया गया था, 11। कितना बताया था, 11। और जो औसतन है घनत्व वो कितना बताया गया गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार, 5.5। औसतन घनत्व गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार 5.5 और पृथ्वी के आंतरिक घनत्व कितना, 11। तो याद रखना, तो औसतन घनत्व तो 5.5 है और ऐसे घनत्व कितना है औसतन अपन का 11। ठीक है। तो अब क्रोड परत निकेल और लोहे से बनी हुई, क्रोड परत है वो किससे बनी हुई है, निकेल और लोहे से बनी हुई है। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग किस रूप में पाया जाता है। तो अपन बच्चों इसमें वापस में थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक परत किस प्रकार पाई गई है और हमने इस बिंदु के अंदर कोण कैसे लिया है। ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है, 3। ठीक है, ऐसे ही अपन की 3। सबसे ऊपरी परत को हमने क्या कहा, भूपरपट्टी। किससे बनी हुई है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। दूसरी परत कौन सी थी, मेटल। ठीक है, किससे बनी हुई है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अंतिम परत कौन सी है, क्रोड। किससे बनी हुई है, निकेल प्लस लोहा, जिसे फेरम भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बाद हमने देखा कि इसका घनत्व कितना बताया, 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका कितना बताया, मेटल का 3.4। कितना बताया, 3.4। और क्रोड का आंतरिक भाग का कितना बताया, आंतरिक भाग का 13। कितना बताया, 13। इसका मतलब हुआ इसका घनत्व सभी जगह पर क्या हुआ, अलग अलग। क्या हुआ, अलग अलग हुआ। फिर हमने देखा कि जो क्रोड भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इस क्रोड को कहते हैं बाह्य क्रोड और इसे कहते हैं आंतरिक क्रोड। क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोड। हमने देखा बाह्य क्रोड है वो द्रव्य अवस्था में था और आंतरिक क्रोड है वो क्या था, ठोस अवस्था के अंदर था। फिर हमने देखा कि जो हमारी भूपरपट्टी है उसके और मेटल है उनके बीच में एक मंडल है, उसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल की मोटाई कितने बताई गई थी, 400 किलोमीटर। कितने बताई गई, 400 किलोमीटर। और इस दुर्बलता मंडल की मोटाई के अंदर से ही क्या ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है और धरातल पर आकर ठंडा होकर लावा बनता है। और आपने देखा होगा इसी भूपरपट्टी मेटल और क्रोड के आधार पर इसमें अलग अलग प्रकार के असातत्य बांटे गए। क्या बांटे गए, अलग अलग परतों में असातत्य बांटे गए। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह अलग अलग भागों में बटी हुई है। अब बच्चों अपन इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परत के आधार पर कौन कौन से असातत्य बने हुए। तो सबसे पहले कोनार्ड असातत्य, ये ऊपरी भूपरपट्टी से बना हुआ है। किससे, ऊपरी भूपरपट्टी से बना हुआ है। फिर बाद में अपन लेते हैं मोह असातत्य, ये निचली
भूपर्पट्टी व ऊपरी मेटल से मिलकर बना हुआ है। याद रखना, कोनार्ड ऊपरी भूपर्पट्टी, जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना, इससे ही बना हुआ है, ये है कोनार्ड का हिस्सा। और लेकिन मोह असतत्य के बारे में कहते हैं तो निचली भूपर्पट्टी और ऊपरी मेटल, तो ये निचली भूपर्पट्टी ये हो गई और ये क्या हो गया, ऊपरी मेटल, इन दोनों से मिलकर यह बना हुआ है। फिर बाद में गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग असतत्य में सीधे सी याद रखना बच्चों, इसमें निचला या निचली मेटल परत प्लस ऊपरी क्रोड, इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, गुटेनबर्ग असतत्य। जैसे कि अपन देख ले, ये हो गया ऊपर निचला मेटल और ये हो गया अपना कौन सा, ऊपरी क्रोड, और इन दोनों को के अंदर कौन सा हुआ, गुटेनबर्ग। तो इस तरह उन्होंने अलग अलग असतत्य के बारे में बताया। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर परत की आंतरिक संरचना के अंदर पाई गई प्रमुख जो परतें हैं उनका विश्लेषण किया और उसके बारे में जाना और उसके बारे में समझा। और इसमें हमने देखा कि किस तरह अलग अलग परतों की मोटाई अलग अलग होती है और अलग अलग परतों का घनत्व भी क्या होता है, अलग अलग होता है। महाद्वीपों पर अलग होता है, पर्वतीय क्षेत्र पर अलग होता है और महासागरों के अंदर अलग होता है। अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर ज्वालामुखी, कौन सा टॉपिक, ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।